नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है भारत का भूगोल जो है वो समाप्त हो चुका था, है ना? आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं तो वो विश्व का भूगोल। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग विश्व का भूगोल देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में पहले हम ब्रह्मांड को देखेंगे। किसे देखेंगे भैया? तो पहले हम लोग ब्रह्मांड को देखेंगे, ठीक है? किसे देखेंगे? तो पहले हम ब्रह्मांड को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720,000 किलोमीटर घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती? ब्रह्मांड वर्ष कहलाती। अतः निकटतम विकल्प के रूप में सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 88 तारामंडल है। कितने तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में? तो वो हो जाते हैं 88। ठीक है, चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी यानी आईएयू के अनुसार भारत में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांशता दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी तीसरा क्वेश्चन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। सप्तऋषि क्या हो जाते हैं भैया? सप्तऋषि हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि मंडल से प्राप्त होता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। घूमते न्यूट्रॉन के तारे। ठीक है, चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सौरमंडल को। किसे देखेंगे? सौरमंडल को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो ये हमारा हो जाता है निहारिका। कौन सा भैया? निहारिका हो जाता है। एक मिनट, ये हाँ, कौन सा हो जाता है? निहारिका हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य यानी तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और चांद की, पृथ्वी और सूर्य की, प्लूटो और सूर्य की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। पृथ्वी और सूर्य। क्या हो जाता है? पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, चलिए खगोलीय इकाई पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1.496 गुणे 10 की घात 11 एम। चलिए इसके आगे देखते हैं सूर्य। अब देखेंगे सूर्य को। ठीक है, फिर सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य या उपग्रह से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। सूर्य। कौन सा भैया? सूर्य हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है भैया? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। क्या होता है? चंद्रमा जो है
चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। यह स्थिति केवल अमावस्या के दिन होती है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये जो प्रसिद्ध है भैया, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी लगाती है। मतलब निकोलस कोपर्निकस किस लिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने यह बताया था कि ये सूर्य जो है, ग्रह सूर्य जो है, ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी लगाती है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। निकोलस कॉपर्निकस 1473 से 1543 ईस्वी ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपर्निकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने इस पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखेंगे शुक्र को। किसे देखेंगे? शुक्र को। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह है तो वो हो जाता है भैया हमारा शुक्र। कौन सा है? शुक्र, ठीक है? चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसतन तापमान जो है 7.7 केल्विन है, ठीक है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो वो कहते हैं भैया शुक्र को ही इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा या सायंकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में से सबसे कम है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाता है हमारा भैया शुक्र। कौन है? शुक्र है, ठीक है? सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी में से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वो शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है? अब हम देखेंगे पृथ्वी को। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये भैया कहते आर्यभट्ट ने। किसने कहा था भैया? तो आर्यभट्ट जी ने कहा था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन क्या होता है? सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे, ठीक है? चलिए आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय अस्त होने का कारण होता है। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। ब्राह्मण के उल्लेखनीय कार्यों में बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका शामिल हैं, ठीक है? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या थे, तो ये किसने लिखा था? मतलब कहा था भैया? तो ये कॉपर्निकस जी ने कहा था। किसने कहा था? कॉपर्निकस ने कहा था, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक भैया कौन थी? तो वो थी हम, ठीक है भैया? तो क्या है? 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक कॉमेट्री ओलस, क्या है? कॉमेट्री ओलस लिटिल कॉमेट्री में कॉपर्निकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1514 में हस्तलिखित पुस्तक कौन थी? तो वो थी भैया कॉमेट्री ओलस लिटिल कॉमेट्री, ठीक है? जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो ऑप्शन 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो ऑप्शन सी हो जाता है मतलब 8 मिनट, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। सूर्य से प्रकाश
सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड का समय लगता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी सही है। ठीक है भैया, चलिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितने मिनट में? 8 मिनट में। 8 मिनट लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो वो है भैया 8 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, 8.5 मिनट। ठीक है, चलिए देख रहे हो कितने प्रकार से एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और किस तरीके से पूछा गया। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने लगते हैं? 365.25 दिन लगते हैं। कितने? 365.25 दिन लगते हैं। चलो, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.2563 दिन या 365 दिन या फिर 6 घंटे 9 मिनट पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.2563 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। तो एक ऑप्शन ई भी बना लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ई हमारा सही हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 4090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी परिभ्रमण की गति 4090.28 किलोमीटर प्रति 24 घंटे है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर पृथ्वी की गति जो होती है 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट होता है, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? क्या होती है? तो वो होती है भैया अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो अपसौर कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जो प्रत्येक वर्ष सामान्यतः 4 जुलाई या उसके आसपास घटित होती है। इस समय पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो वो हो जाता है भैया 43 किलोमीटर। कितनी है अधिक है? 43 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय देखिए व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। बृहस्पति, किससे देखेंगे? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाता है भैया बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक अर्थात 1,42,984 किलोमीटर है। 1,42,984 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे हम शनि को। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो लेता भैया 29.5 वर्ष। कितना लेता है? 29.5 वर्ष लेता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में लगभग 29.5 वर्षों के बराबर समय लेता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अरुण, वरुण एवं प्लूटो। ठीक है, प्लूटो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है तो कितना लेता है भैया? तो वो लेता है भैया 84 वर्ष। कितना लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। ठीक है, चलिए यूरेनस मतलब होता है अरुण। ठीक है, अरुण यानी यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है,
वर्ष दीर्घतम होता है तो वो होता है प्लूटो पर। किस होता है? प्लूटो पर, ठीक है। किस पर होता है भैया? तो प्लूटो पर होता है। वर्ष दीर्घतम किस पर होता है? तो प्लूटो पर होता है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। प्लूटो सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करने में अब सबसे अधिक समय यानी 247.94 पृथ्वी वर्ष लगाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके अक्षांश को हम। अक्षांश को देखेंगे, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो वो है भैया हमारा ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील हो जाता है, ठीक है। इसके विकल्पों को, सॉरी, इसके व्याख्या को देखेंगे। ब्राजील का देश सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए माना था। ये क्या है भैया? तो रूस को माना था, ठीक है। लेकिन है कौन सा? ब्राजील, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन मिलेगा वो लगा दीजिएगा, ठीक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 179। कितनी रेखाएं होती हैं? तो 179 होती हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे तो अच्छे तरीके से भी समझ आएगा। एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती हैं। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे देशांतर को। किसे देखेंगे? देशांतर। 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान, भूटान की राजधानी कौन सी है भैया? थिम्पू, ठीक है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जबकि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है तो कितना होता है ग्रीनविच में 12 बजे का समय? तो होता है 6 पीएम। कितना होता है? 6 पीएम होता है, ठीक है। जैसे इस टाइम हो रहा है 6 पीएम, 6 पीएम होता है, ठीक है। सामान्यतः एक अंश देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, अतः 90 अंश देशांतर पर 90 गुणे 4 अगर करेंगे तो हो जाएगा 360 मिनट या 6 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। इसलिए 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय 6 पीएम होता होगा। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होते हैं तब। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो 141 पश्चिमी, 141 अंश पश्चिमी अलग करता है, ठीक है। 141 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा और अलास्का यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा पर निर्धारित करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। किसे देखेंगे? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, किसके बीच खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। किससे खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है उसमें इसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं। किसी समय स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है तो वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या होती है? प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से भैया? तो 8 राज्यों से। वो 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाता है, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जो जो हमारे प्रधान मध्याह्न रेखा से होकर गुजरती हैं, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो स्थित कहाँ है भैया? तो ये हमारा स्थित हो जाता है 30 अंश पूर्वी देशांतर पर। कहाँ हो जाता है? 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे। काहिरा यानी कैरो मिस्र की स्थिति 30 अंश से 3 मिनट नॉर्थ है और 31 अंश से 14 मिनट ईस्ट है, यानी पूर्व में है, ठीक है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 देशांतर
से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति जो है 30 अंश पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः 1 अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 अंश देशांतर पर कुल समय जो हो जाता है वो 120 मिनट हो जाता है, यानी 2 घंटे हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दिन और रात। क्या देखेंगे भैया? दिन और रात को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो वो हो जाता भैया 22 दिसंबर। कौन सा हो जाता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर हो जाता है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन तथा 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, दक्षिणी में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, उत्तरी में सबसे छोटा होता है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे। अब हम देखेंगे भूगर्भीय इतिहास। ठीक है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को कहा जाता है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। भूपटल के टुकड़ों मेंडल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित गतिमान होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक्स प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दूरमंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था भैया वेगनर द्वारा। किससे? वेगनर द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेंसिया एंड गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए थे? तो वो हुए थे भैया विवर्तनिक क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में प्लेट विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी संपूर्ण क्रस्ट यौममंडल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने गति के साथ स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्राचुर्यता है? तो भैया निकेल और फेरम। किसकी है? निकेल और फेरम की है। ठीक है भैया, चलिए पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरम लौह तत्वों की प्राचुर्यता है। निफे निकेल फेरम का संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो वो भैया किए थे W.M. डेविस। कौन? W.M. डेविस ने किया था। ठीक है, W.M. डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वही वाल्टर पिंग ने डेविस के सिद्धांत को आलोचनात्मक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने नाम दिया मार्कोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, चलिए कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है?
कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं भैया मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। किसके? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या भी वही दी गई है कि कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में मध्य पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वलन क्रिया किसका परिणाम है। क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये भैया हो जाता है पर्वत निर्माणकारी बल का। किसका? पर्वत निर्माणकारी बल का हो जाता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी के अंतर्जाल बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल, क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल का बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं जिसे वलन कहते हैं। वलन किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न और तनाव बल। संपीड़न बल के से चट्टानों की परतें मुड़ जाते हैं जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। वो जो ऊपर धसा रहता है, ऊपर भाग जो रहता है वो अपनति कहलाता है, जो नीचे धसा हुआ भाग रहता है वो अभिनति कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे चट्टाने। किसे देखेंगे? चट्टाने। अवसादी चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सत्य हो जाएगा कि ये सेल्स अस्त्रों से निक्षेपित हैं। क्या है? ये सेल्स अस्त्रों से निक्षेपित हैं, ठीक है। परतदार या अवसादी, एक मिनट। अब चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी बनती हैं, जिनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैले की परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये अस्त्रों में निक्षेपित होती हैं। निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? तो वो हो जाता है डोलोमाइट। कॉर्टाजाइट जो है अनीस, ये दोनों जो है हमारे कायांतरित चट्टान है, ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सारंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, इन चट्टानों की सिलिका नहीं होती है। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही जाता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ठीक है। लावा के ठंडा होने पर ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? इग्निशियस, तलछटी, क्रिस्टल, रूपांतरित। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, इग्निशियस। क्या है? अग्नेय चट्टानें, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या क्वेश्चन देखते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी, रूपांतरित, अग्नेय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अवसादी चट्टान के रूप में, ठीक है। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा करने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूप से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी। किसे देखेंगे? ज्वालामुखी को, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है नारकोंडम और बैरन द्वीप। कौन सी है? नारकोंडम और बैरन द्वीप, ठीक है। इसकी व्याख्या देखेंगे, अभी अच्छे तरीके से हमें समझ आएगा। भारत में दो केवल ज्वालामुखी द्वीप माने जाते हैं, एक बैरन, एक नारकोंडम। दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित है और ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी? तो ये सक्रिय है, जहाँ कई बार विस्फोट दर्ज किए गए हैं।
नारकोंडम भी ज्वालामुखी मूल का है, परंतु वर्तमान में इसे निष्क्रिय या सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना भी क्या है? तो एक प्रकार की ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? तो एक प्रकार की ज्वालामुखी है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। मैनालोआ उदाहरण है किसका? तो ये है भैया सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी का मैनालोआ उदाहरण है। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। किलिमंजारो। किलिमंजारो एक है, तो किसका है? अग्नेयगिरी का, द्वीप का, श्रृंग का, नदी का। तो ये है भैया अग्नेयगिरी का। किलिमंजारो है कहाँ भैया? तो ये तंजानिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये भैया तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया। ये ज्वालामुखी कहाँ है? किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। ठीक है। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या को देखते हैं। हाँ देखिए नीचे दिए गए भैया किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर एटेना सिसिली एवं विसुवियस निपल्स दोनों इटली के स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो वो था भैया मैना लोआ। क्या है? मैना लोआ। ठीक है। कौन सा है? मैना लोआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका में के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ में विस्फोट 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 ईस्वी के बाद मैना लोआ 34 बार विस्फोट हुए। अधिकांश विस्फोट 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद 1975, 1984 एवं 1922 में विस्फोट हुई। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? मैना लोआ तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम भूकंप को। किसे? भूकंप को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है भैया मार्कोली पैमाना। मार्केली पैमाना। ठीक है। भूकंप की तीव्रता गहनता मापने के लिए मार्केली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप परिणाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तीव्रता नापेंगे, उसकी गहनता को नापेंगे तो मार्केली पैमाने से, जबकि परिणाम अगर मापना है तो ये रिएक्टर पैमाने से मापेंगे। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे महाद्वीप को। किसे? महाद्वीप को। ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो किसमें सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या। सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विकल्पगत महाद्वीपों में से द्वीपों की संख्या निम्न होती है। यूरोप में 49 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? यूरोप का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण अमेरिका का। तो हो जाता भैया किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। विश्व में 7 महाद्वीपों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल एरिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है और न्यूनतम क्षेत्रफल भी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा है? तो वो है भैया अफ्रीका। कौन सा हो जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे तरीके से देखेंगे तभी ना पता चलेगा। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। इनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है भैया। सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। एशिया जो है, एक मिनट भैया। हाँ भैया चलिए देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, एशिया का जो क्षेत्रफल है तो वो 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अफ्रीका का कितना हो जाता है? तो 3 करोड़
65,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का 2 करोड़ 44 लाख 73,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका का 1 करोड़ 78 लाख 19,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अंटार्कटिका का 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यूरोप का जो हो जाता है 9 9 करोड़ 49 लाख 8,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का 7 करोड़ 74 लाख 1,220 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो डाटा एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया न दिए जाने के कारण सही विकल्प बी होगा। ठीक है, अगर एशिया दिया होता तो एशिया होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? तो एक ऑप्शन ई इसमें कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज कर लो। ऑप्शन ई क्या? नन ऑफ दीज, ठीक है, नॉट। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या को देखेंगे तभी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आयर झील बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। बेसिन के मध्य कांटी थांडा लेक आयर स्थित है। नल्लार बार मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। सेल्विन पर्वत दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में विस्तारित है। इसका कुछ भाग चीन और थाईलैंड में भी है, लेकिन सेल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में ऑप्शन डी माना है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है? तो ये भैया हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। किसके? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है। आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पर्वत श्रेणियों को, विश्व की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, चलिए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाता है हमारा भैया